हेलो गाइस। आप सभी अच्छे होंगे। हम आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं। जो मेरा टॉपिक है एक्चुअली में पूरा का पूरा शॉर्ट समरी है। एनसीईआरटी थर्ड फोर्थ फिफ्थ की जितने भी चैप्टर थे सारे के सारे मैंने स्पेशल इसका क्या किया है कि जो चैप्टर थे उसमें से मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है या ये हटाने वाली चीज़ें थी तो उनको मैंने पहले से रिमूव कर दिया है। ये शॉर्ट समरी है। ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों को मैंने पहले से मैं रिमूव कर रखा है। मुझे लगा कि केबीएस पीआरटी के लिए ये जो वीडियो है स्पेशली उसी के लिए मैंने फॉर्म्ड किया है। जैसे थर्ड क्लास है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखें। आपको पक्का गारंटी के साथ में कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिलेगा, क्योंकि ये हमारे स्पेशल शॉर्ट नोट्स हैं और सिलेक्टेड को मैंने अपनी इसमें समरी डाली है। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखो, पहला जो मैंने ये डाला हुआ है क्लास थर्ड क्लास का है। जो चैप्टर का नाम है पूनम डे आउट, डाल डाल पर ताल ताल पर। तो जो डाल डाल पर ताल ताल पर क्या चैप्टर में समरी दे रखी है, जरा उस पर हम चर्चा करते हैं। तो इस अध्याय में जंतु शब्द का प्रयोग कीड़े पक्षियों सरीसृपों तथा स्तनधारियों के लिए किया गया है। तो देखो, इस जो इस वाले अध्याय में ये जंतु शब्द से रिलेटेड चीजें कही गई हैं कि जंतु शब्द है जो आपके सामने ये जंतु शब्द दिख रहा होगा। तो ये वाला शब्द है, ये किस किस के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे आपका आ गया कीड़े, आ गया पक्षी, आ गया और सरीसृप आ गया, स्तनधारी आ गया। ठीक है ना, इसके लिए प्रयोग किया गया है। वैसे मेरी दृष्टि से मुझे लगा कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब इस वाले जो आगे था कि इस कहानी में पूनम ने पेड़ों पर कबूतर, गिलहरी, कौवा, बंदर, तितलियां, चींटियां और तोता, कोयल को देखा। तो मेरी दृष्टि से ये शायद इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। ऐसे थोड़ी क्वेश्चन पूछे जाएगा कि पूनम ने पेड़ पर कबूतर क्या क्या चीज देखी। तो एक नजर के लिए इस चैप्टर में था क्या, इसलिए हमने इसको रिटर्न कर दिया है। जैसे क्या है, कबूतर है, गिलहरी है, कौवा है, बंदर है, तितलियां हैं, चींटियां हैं, तोता है। तो ये सारी की सारी पूनम ने उस पेड़ पर देखा था। आगे चलते हैं। तो इसमें अगर बात करते हैं तो पूनम ने तालाब में बकरी, कछुआ, सारस, मेंढक, भैंस, सारस देखा। तो अब देखिए कि इसमें पूनम ने जो तालाब में क्या देखा, पेड़ पर क्या देखा, और ऐसी चीजें इस टॉपिक में डिस्कशन कर रखी हैं। अगला इसमें पॉइंट है कि जंतु अलग अलग जगहों पर रहते हैं। कुछ जंतु पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी पे, कोई जंतु के ऊपर रहता है तो कोई जमीन के नीचे रहता है, और कोई आसमान में उड़ता है, तो कुछ जंतु हमारे घरों में भी रहते हैं। आपने देखा होगा कि जंतु अलग अलग जगह पर रहते हैं, उनका अलग अलग निवास होता है। तो ये कुछ चैप्टर था जो आपका ये पहला चैप्टर खत्म होता है। ये शॉर्ट समरी था, डाल डाल पर ताल ताल पर। तो चलो अगला चैप्टर है इसका। तो वो चैप्टर जो मुझे लगा है, मैंने वही टॉपिक इसमें लिखे हुए हैं। आप राइटिंग पे ध्यान मत देना, जैसा राइटिंग है आप बस मेरी आवाज के अकॉर्डिंग उस चीज को कोऑर्डिनेट करते हुए चलना। ठीक है। तो दूसरा चैप्टर है मेरा द प्लांट फेयरिंग, पौधों की परी। तो देखो, जो पौधों की परी है ये क्या चीज है। यह अध्याय पौधों की जागरूकता पर आधारित है। जो ये वाला अध्याय है किस पर आधारित है, तो आप कह सकते हो कि ये पौधों की जागरूकता के ऊपर आधारित है। अब जैसे पौधे होते हैं, एक होते हैं स्वपोषी जीव होते हैं। एक कौन से पौधे होते हैं, सॉरी, जो पौधे होते हैं स्वपोषी, मतलब ये कहते हैं ऑटोट्रॉप, जो खुद वे, क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन को संश्लेषित कर सकते हैं। मतलब जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके माध्यम से वो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ये अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। ठीक है। और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो कोशिका का रसोईघर किसे कहते हैं, बताइए। कोशिका का रसोईघर किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि हरित लवक को कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का रसोईघर कहते हैं। अब आपने ये पढ़ा होगा सीटेट में ऑलरेडी, ईवीएस में, कि सिनकोना, सिनकोना के बारे में पढ़ा होगा कि जो सिनकोना है, जो इससे क्या बनती है, कुनैन, कुनैन मिलता है, प्राप्त होता है। और जो कुनैन है किसके लिए हेल्पफुल होता है, मलेरिया की दवाई के लिए इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए, मलेरिया की दवाई के लिए। जीरा, अब हम इसमें कुछ आपको ऐसी चीज बताने वाले जो हमारी तरफ से मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूछ सकता है कि जीरा किस में आता है, तो मैंने कहा ये मसाले में आता है। अदरक किस में आता है, तो ये मसाले में आता है, पर औषधि में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हल्दी है, तो हल्दी क्या है, मसाले, मसाले में भी आती है। जैसे दालचीनी है, ये भी मसाले में आती है। लौंग है, ये भी मसाले में आती है। जैसे कली हो गई। अब ये ऐसे आ सकता है कि जो लौंग है वो क्या होती है, कली होती है मसाले है। एक इम्पोर्टेंट हम फैक्ट बताते हैं हल्दी के ऊपर। जो हल्दी है काफ़ी हमें खानी चाहिए सब्जियों में,
क्योंकि जो हल्दी होती है काफ़ी हमारे लिए बॉडी के लिए टॉनिक होती है, तो गर्म होती है, कोई भी जैसे दर्द है वैसी चीज़ें हैं तो भी है। ऐसा माना गया कि शोधकर्ताओं ने ऐसा पता किया है कि जो कैंसर में काफ़ी हेल्पफुल होती है। बहुत कम चांस होते हैं, जो लोग हल्दी ज़्यादा खाते हैं उनको कैंसर होने के बहुत कम चांस होते हैं। अगर हम बात करते हैं केसर, केसर क्या है, ये भी मसाले होते हैं। तम्बाकू, तम्बाकू के अंदर क्या होता है, तम्बाकू के अंदर आपका पाया जाता है निकोटीन पाया जाता है। तम्बाकू के अंदर क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। और अगर हम उसकी बात करें कॉफ़ी के तो कॉफ़ी के अंदर क्या चीज़ पाई जाती है, कॉफ़ी के अंदर कैफीन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। और जो तम्बाकू है मेरे धार्मिक उद्देश्य में, जैसे धार्मिक उद्देश्य से प्रयोग में आती है, ड्रग्स में आती है। पान क्या है, धार्मिक प्रयोजन में रखे जाते हैं, प्रयोजन में खाने के आदि के लिए जो पान होता है, जैसे हम खाते हैं शादी में, जब शादी वगैरह होती है तब उसे खिलाया जाता है पान का। जैसे चंदन है, चंदन का जो चीज़ है ये क्या है, चंदन का तेल होता है, इत्र के लिए ये फेमस होता है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट मेरा जाता है चमेली हो गया, लेवेंडर हो गया, ये सारे क्या हैं, ये इत्र हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, इत्र हैं। इत्र आप जानते होंगे, जैसे सेंट वगैरह परफ्यूम वगैरह को हम इत्र के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। तो आप आगे देखते हैं कि इसमें क्या है कि जैसे फलिया और अनाज, फलिया और अनाज में क्या क्या चीज़ आ जाती हैं, फलिया और अनाज में जैसे भोजन है, पेयजल हो गया, पदार्थ हो गए, ये सारे के सारे फलियां और अनाज में आ जाता है। आवास के लिए, आवास के आधार पर पौधों को निम्न प्रकारों में विभाजित किया गया है। आवास के आधार पर पौधों को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। जैसे मेरा पहला आता है यहाँ पर जेरोफाइटस, जेरोफाइटस, ठीक है। जेरोफाइटस प्लांट वे कौन से प्लांट होते हैं जिन्हें हम जेरोफाइटस बोलते हैं, मतलब वो ऐसे जो पौधे जो रेगिस्तानी, इन पौधों को हम रेगिस्तानी पौधे भी कहते हैं। और ये ज्यादातर आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए मैंने को डाला है, डायरेक्ट मैंने इंपोर्टेंट रखा है। जो जेरोफाइटस प्लांट होते हैं वो आपको ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन ओक या फिर खेजरी या कैक्टस आदि के प्लांटों को हम कहते हैं जेरोफाइटस प्लांट कहते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके से मान लीजिए जो खेजड़ी है, जो आपको जो खेजड़ी बर्ड लिखा है, ये रेगिस्तान का गौरव कहलाता है। ये रेगिस्तान का क्या कहलाता है, गौरव कहलाता है। क्या कहलाता है, खेजड़ी, ठीक है। अब आपको जेरोफाइटस पता चलेगा कि जेरोफाइटस क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओक हो गया और खेजड़ी हो गया, कैक्टस हो गया, तो ये सारे के सारे ये किस में आते हैं, जेरोफाइटस के अंतर्गत आते हैं। अब आपका नेक्स्ट आता है हाइड्रोफाइटस, हाइड्रोफाइटस, ठीक है। हाइड्रोफाइटस, एक हाइड्रो का मतलब है जल से रिलेटेड जो चीजें आ रही हैं, जो इसमें है हाइड्रोफाइटस का मतलब है कि भैया जो जल से चीजें जो रिलेट कर रहा है उसे हाइड्रोफाइटस कहते हैं। ये पौधे पानी में पाए जाते हैं। ये पौधे किस में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। इनको हम जलकुंभी भी कहते हैं, कमल और मनी, मनी वॉर्ट भी के नाम से भी और भी हो सकते हैं, जो हाइड्रोफाइटस के अंतर्गत आते हैं। आप ये याद कर लेना, एक तो जलकुंभी हो गया, कमल हो गया, मनी वॉर्ट हो गया, ये किसके अंतर्गत आते हैं, हाइड्रोफाइटस के अंतर्गत आते हैं। हाइड्रोफाइटस के अंतर्गत कौन आते हैं, जलकुंभी, कमल, मनी वॉर्ट आदि, ये सारे किस में आते हैं, हाइड्रोफाइटस के अंतर्गत आते हैं। हेलोफाइटस, हेलोफाइटस लवणोद्भिद कहते हैं, लवणोद्भिद भी कहते हैं हेलोफाइटस को। ये क्या होता है, ये नवक सहिष्णु, एक तरीके से मान लीजिए जिसमें नवक की मात्रा पाई जाती है, उस तरीके से लवणोद्भिद भी कहते हैं या फिर हेलोफाइटस कहते हैं। हेलोफाइटस, हेलोफाइटस, ठीक है ना। पौधे हैं जो मिट्टी या उच्च लवणता के पानी में उगते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए जैसे चावल की घास, स्पार्टिना, समुद्री लेवेंडर, लिमोनियम, ठीक है ना। ये सारे के सारे इसी के हैं, हेलोफाइटस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। हेलोफाइटस पता चल गया। अब हम आगे लेके चलते हैं हेलियोफाइटस। हेलो, हेलियो, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। देखो हेलो और हेलियो, जहां पर आपको समझ में लवणता वाले पानी में अगर जैसे आ रहा है चावल की घास हो गई, ये चीज हो गई, तो हेलो, हेलो से रिलेटेड कर लेना। और यहाँ पर आ रहा है हेलियोफाइटस। हेलियोफाइटस का मतलब होता है धूप में पाए जाने वाले पौधे, धूप में पाए जाने वाले पौधे। जैसे इसके अंतर्गत आता है सॉफ्ट बेलक्रो, क्या आता है, धूप में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं, सॉफ्ट बेलक्रो कहते हैं। धूप में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं, सॉफ्ट बेलक्रो। इनका जो एग्जाम्पल है कि ये कौन से पाए जाते हैं। अब आपका आता है साइकोफाइटस, साइकोफाइटस, साइकोफाइटस। चलो इस चीज को हमने स्टार मार दिया है, इसको जो भी है, जैसे छाया प्रेमी या छाया प्रेमी पेड़ या पौधे होते हैं, जैसे
कुछ फर्न इनको कहते हैं साइकोफाइटस। अब आता है एपीफाइटस। एपीफाइटस क्या होते हैं, जरा उन पर हम चर्चा करते हैं। एपीफाइटस होते हैं ये पौधे, मैं कर देता हूं, ये पौधे अन्य पौधों पर उगते हैं। एपीफाइटस पौधे वे होते हैं जो दूसरे पेड़ों पर उगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एपीफाइटस। एपीफाइटस जिसके अंतर्गत जो मैंने लिखा है कौन से हैं ऐसे, आर्किड है और स्पेनिश है और एक मॉस है। जैसे आर्किड है, स्पेनिश है और मॉस है, इसलिए मैं पढ़ता हुआ चल रहा हूँ साथ साथ में क्या क्या चीज लिखी हुई है। आर्किड आपको याद कर लेना, आर्किड है विश्व का सबसे छोटा बीज होता है। ये पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बाकी का हमें इतना ज्यादा नहीं लग रहा है। जो आर्किड है विश्व का सबसे छोटा बीज। अब तुमने कहा कि इसमें आपने बता दिया कि विश्व का छोटा बीज, तो आपने आर्किड बता दिया। अब इसमें बड़ा बीज बताइए कि इसमें बड़ा सबसे कौन सा होता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा बीज ये होता है लोडेसिया। लोडेसिया बीज सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटा आर्किड, बड़ा लोडेसिया। अब ऐसे याद कर लेना, ऐसे तो हम भूल जाते हैं पेपर के टाइम पे, अगर हम बैठते हैं तो क्या होता है, भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाती हैं चीजें। लोड, जिस बंदे पे लोड होगा तो सबसे बड़ा ही तो होगा, तो ऐसे याद कर लेना, बड़ा हो गया। और ये क्या, आर्किड, आकार में छोटा, आर्किड ऐसा कर लो, आकार और आर्किड, तो वो क्या है, सबसे छोटा बीज हो गया। अब हम ये वाली हेडिंग समझाते हैं कि ये क्या है, मेसोफाइटस। मेसोफाइटस ये पौधे नॉर्मल कंडीशन में उगते हैं। जो मेसोफाइटस होते हैं, मेसोफाइटस ये क्या करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में उगते हैं। जैसे नीम हो गया, बरगद हो गया, ये सारे के सारे किस में आते हैं, मेसोफाइटस के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, मेसोफाइटस के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें हमने कुछ इंपोर्टेंट जैसे नाम लिख रखे हैं। एक जैसे आता है जैसे तुलसी, तुलसी भी इसमें एक टॉपिक था। तो तुलसी क्या है, ये जो एक तरीके से मान लीजिए तुलसी है, पत्तियां कविता था विजेंद्र पाल सिसोदिया की द्वारा लिखी गई थी। ये तुलसी है एक तरीके से कविता है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो वही मैंने लिख दिया है इसमें कि जो तुलसी है एक तरीके से पत्तियां हैं, वो कविता है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, विजेंद्र पाल के द्वारा। बाई चांस कभी पूछ ले, पेपर में आ जाए, विजेंद्र पाल सिसोदिया, सॉरी विजेंद्र पाल सिसोदिया के द्वारा ये लिखी गई थी। कौन सी, पत्तियां, और ये था क्या, तुलसी की। अब जरा देखते हैं, ठीक है। अब एक और हम ये इसमें जिक्र करते हैं आपके सामने, कलाकार विष्णु चिचलाकर, ये भैया इंदौर या फिर मध्य प्रदेश है ने, इन्होंने क्या किया था कि सूखे पत्तों का प्रयोग करके, सूखे पत्तों का उपयोग करके सुंदर चित्र बनाया था। ऐसा आ सकता है कि जो पत्तियों से रिलेटेड ये है, तो पत्तियों के, सूखे पत्तों से किस बंदे ने या किस व्यक्ति ने ये चित्र बनाया था, तो वो नाम याद कर लेना, विष्णु चिचलाकर। चिचलाकर, कलाकार विष्णु चिचलाकर, ऐसे याद कर लेना, चिचलाकर चिचलाकर, तो आप याद कर लेंगे। कहाँ, इंदौर मध्य प्रदेश, ठीक है ना। अब तुलसी का वैज्ञानिक नाम देख लो क्या होता है, ये है तुलसी का वैज्ञानिक नाम, क्या है, तुलसी का वैज्ञानिक नाम ये दे रखा है, ये पढ़ लीजिए, ओसिनम टेनुफ्लोरम। ओसिनम टेनुफ्लोरम ये वैज्ञानिक नाम है। तो हमारा एक और इसी में थर्ड क्लास का जो चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम है वाटर ओ वाटर, पानी रे पानी। चलो इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आप मेरी वीडियो को लगातार ऐसे ही शुरू से एंड तक वॉच करते रहें, पक्का गारंटी से हम कह सकते हैं कि इस वाले जो एनसीईआरटी में जितना इंपोर्टेंट था उतना ही मैंने लिया है, बाकी का आलतू फालतू सब इसमें से मैंने हटा दिया है। कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपोर्टेंट लग रहा है बस उसी को मैंने इसमें लिखा हुआ है, सिलेक्टेड चीजें हैं। यह कहानी जन संसाधनों और उसके उपयोग पर आधारित है। जो पानी रे पानी जो चैप्टर है, ये किसके ऊपर है, जल संसाधनों और उसके उपयोग पर आधारित है। जैसे कि जल के स्रोत महासागर हैं, जल के स्रोत क्या हैं, महासागर होते हैं। और महासागर हो गए, झील हो गए, कुएं हो गए, नलकूप हो गए, तालाब हो गए, भूजल नदी वगैरह, ये सारे के सारे हैं। अब इसमें से मुझे नहीं लगता कि वो पूछ लेगा कि जल के स्रोत क्या होते हैं, बच्चा बच्चा बता देगा कि जल के स्रोत क्या क्या होते हैं। इसमें से जो इंपोर्टेंट मुझे लगा कि जो जल वाली कविता है ये किसने लिखी है, तो श्री प्रसाद द्वारा लिखी गई है। ये वाली कविता किसके द्वारा लिखी गई है, श्री प्रसाद द्वारा लिखी गई है ये वाली कविता, ठीक है।
आगे अगर हम इसी में आगे चलते हैं तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक देखो, मैंने कितना शॉर्ट समरी में इसी टॉपिक को मैंने डिस्क्राइब किया है, पानी रे पानी। मुझे उसमें लगा ही नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो सकता है। मुझे लगा कि इसमें जो है, जो जल वाली कविता ये किसने लिखी है, प्रसाद द्वारा लिखी गई थी, प्रसाद द्वारा। आप ऐसे याद कर लेना, ऐसे तो तुम भूल जाओगे कि जब पानी रे पानी, आप मान लो आपको भैया क्या पिला दिया जाए, पानी पिला दिया जाए, या पानी कब पिलाते हैं, जब आप कोई प्रसाद खाओ, प्रसाद जब मिलता है तो कहते हैं भैया पानी रे पानी, पानी लाओ भैया। तो जब पानी लेके आओ तो क्या कर लोगे, प्रसाद खाया होगा तभी तो पानी लेके आ रहे होंगे, तो आप तभी कहोगे पानी रे पानी। तो आप ऐसे याद कर लेना, जल कविता किसके द्वारा लिखी गई थी, प्रसाद द्वारा लिखी गई थी, श्री प्रसाद द्वारा। ठीक है ना, मैं याद करने के लिए आपको रिलेट कर रहा हूं, ऐसा कोई माइंड पे मत लेना। ठीक है, आगे चलते हैं इसी चीज को। अगला मेरा जैसे टॉपिक है, ये चैप्टर है हमारा पहला स्कूल। देखो हमारा पहला स्कूल, तो ये हमारा पहला स्कूल है, जरा इसके बारे में देखते हैं कि हमारा पहला स्कूल है क्योंकि परिवार हमें सिखाता है, जो हमारा परिवार है वही सबसे पहला हमारा स्कूल होता है। हमारा परिवार हमारा पहला स्कूल होता है क्योंकि परिवार भी तो हमें सारा कुछ सिखाता है, इसलिए जो प्रथम होता है स्कूल वो कौन होता है, परिवार होता है। समाज में कैसे रहना है, क्या क्या सिखाता है कि समाज में कैसे रहना है, और समाज में जुड़ी सभी प्रकार की अच्छी और बुरी आदतों को हमें डिफाइन करता है। ठीक है, अब ये वाले टॉपिक में जैसे हमारा पहला स्कूल, इससे से रिलेटेड आप एक याद कर लेना कि जो हमारा पहला स्कूल पूछा जाएगा तो हमारा परिवार होता है। बस हमारा जो, क्योंकि परिवार क्यों होता है वो भी इसमें बता रखा है, क्योंकि जो कुछ अच्छी बातें हैं या बुरी बातें हैं ये हमें कौन सिखाता है, ये हमारा समाज से हमारा परिवार ही तो सिखाता है कि बेटा ये गलत बात है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है। तो ये कौन सिखाता है, हमारा परिवार सिखाता है। इसलिए हमारा फर्स्ट स्कूल किसको आप प्रायोरिटी देंगे, परिवार को देंगे। तो अब मेरा जो टॉपिक है दूसरा वो फैमिली है टॉपिक। ठीक है ना, तो फैमिली वाले में मैंने इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट लिखा है कि जैसे मानवीय संदर्भ में, मानवीय संदर्भ में परिवार रक्त, आत्मीयता और सहनिवास से संबंधित लोगों का एक समूह होता है। इस लाइन को मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं, ये कह क्या रहा है, मतलब यह है कि परिवार वो होता है जिसमें हमारा रक्त मतलब ब्लड, आत्मा, इमोशनल से हम जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे के साथ में। पर आजकल के परिवार में हम एक दूसरे इमोशनल के साथ में नहीं जुड़े हुए रहते हैं। आजकल तो अगर कोई तरक्की कर रहा है उसके ऊपर भी लोग आग जनने लगते हैं कि परिवार का बंदा वो आगे बढ़ रहा है या फिर वो नीचे जा रहा है। ठीक है, चलो छोड़िए, हम अपने पॉइंट पे आधारित करते हैं। तो ये क्या है, आत्मीयता, एक दूसरे के साथ में संबंधित रहते हैं। ठीक है ना, तो वही हमारा परिवार है। अब हम बात करते हैं कि एक परिवार में सदस्यों के बीच प्यार, सहयोग, लगाव। अब परिवार, एक परिवार के बीच में आपको क्या देखने के लिए मिल सकता है, तो आप कह रहे होंगे एक परिवार में सदस्यों के बीच में प्यार, संयोग, लगाव और देखभाल की भावना मौजूद होती है। किस चीज की भावना मौजूद होती है, आपके बीच में जैसे प्यार का सहयोग मिलेगा, और क्या लगाव और देखभाल का मिलेगा। ठीक है ना, परिवार की मूल इकाई है, परिवार समाज की मूल इकाई है। वेरी गुड जी, अच्छा है आपके लिए। जो परिवार है वो क्या है, समाज की मूल इकाई है। परिवार से ही क्या बनता है, एक तरीके से समाज बनता है। वही बात तो कह रहा है, क्योंकि परिवार क्या है, समाज की मूल इकाई है। एक दूसरे का परिवार तभी तो वो समाज बन जाता है। चलो ठीक है, अगर परिवार की बात आ रही है तो परिवार पे हम जिक्र कर लेते हैं। परिवार पे क्या इसमें जो टॉपिक है जरा देखते हैं। ठीक है, जैसे कि एक होता है संयुक्त परिवार, एक होता है एकल परिवार। अब आपको देखो, इसमें मैंने ज्यादा लिखा नहीं है कि संयुक्त परिवार क्या है और एकल परिवार क्या है। देखो आपको पता है, संयुक्त में वो चीजें आ जाती हैं जिसमें मान लीजिए कि आपके दादा वगैरह भी हों, अम्मा, दादी, दादा, ये सब के सब आपके क्या जाते हैं, संयुक्त परिवार में आ जाते हैं। और जिसमें आप तुम और मियाँ बीबी जो भी रहे, अपने वाइफ और हस्बैंड और बच्चे, ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं, एकल परिवार में आ जाते हैं। तो ये आपको पता होगा, इसलिए मैंने इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है। अब जो नेक्स्ट मेरा आता है, जैसे एक टॉपिक है छोटू का घर। क्या है टॉपिक, छोटू का घर। चलो इस वाली कहानी में क्या चीज है कि यह एक लड़के की कहानी है। ये जो छोटू का घर है ये किसकी कहानी है, एक लड़के की कहानी है जिसका नाम क्या है, छोटू है। अब ये क्या है भैया, छोटू का घर है तो छोटू इसमें एक लड़के का नाम होता है। छोटू पाइप को सोने के लिए घर की तरह इस्तेमाल करता है। इंपोर्टेंट इसमें यह है कि जो छोटू बंदा, जो छोटू लड़का होता है और जो उसके पास पाइप है वो अपने घर की तरह इस्तेमाल करता है।
अब आगे अब घर की तरह, अब घर के ऊपर जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है, तो इसमें देखते हैं कि एक घर ईंट और पत्थर की एक संरचना होती है। जो इसमें ये बता रखा है कि जो एक घर होता है किसमें हमें जैसे कैसे बनता है, एक ईंट और पत्थर की संरचना होती है। एक घर परिवार के सदस्यों को प्यार और देखभाल करने से बनता है, ठीक है ना। जैसे एक घर परिवार से सदस्यों को प्यार और देखभाल से बनता है, तो वैसे ही ईंट और उसकी घर से और अपने परिवार से रिलेशन दिखा रखा है। ये एक इम्पोर्टेंट है जो मैंने रेड कलर से यहाँ पर जो लिखा हुआ है, रेड कलर से मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपके सामने, जैसे कि बच्चा टोली, क्या मैंने लिखा हुआ है, बच्चा टोली। बच्चा टोली आप याद कर लेना, बच्चा टोली की पूछ लेगा ये क्या है, तो भारत ज्ञान विज्ञान समिति, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, जिसको बच्चा टोली कहा गया है, जिसको बच्चा टोली कहा गया है, ठीक है। और अब जो मेरा लास्ट बिल्कुल टॉपिक यही है, मेरा लास्ट टॉपिक, इससे देखो जो इसमें और आगे चलते हैं, तो चूहों की दृष्टि कमजोर होती है। ये एक अलग से पॉइंट मैंने लिखे हैं कि चूहों की जो दृष्टि होती है वो कैसी होती है, कमजोर होती है, लेकिन सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी पावरफुल होती है चूहों की, और स्वाद लेने की उनकी क्षमता बहुत अधिक अच्छी होती है। चींटियां अपनी गंध की सहायता से एक पंक्ति में चलती हैं, जो मुझे लगा कि इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ये टॉपिक खत्म होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा और इससे बहुत बड़ी क्लास में लेके आऊँगा, जिससे पूरे एनसीईआरटी के बारे में मैं ख़त्म कर सकूँ। ठीक है, ओके।